बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पीपीएससी मैथ लेक्चरर 2015 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। आज की हम इस वीडियो में एमसीक्यूज़ 9 से 12 तक डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। एमसीक्यूज़ 9 हमारे पास है द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस ए इज़ 2a/π 4a/π a/π वैसे तो ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए। ये 2a/π होता है जो कि ऑप्शन ए हमारे पास है, लेकिन इसको किस तरह से फाइंड करते हैं उसके लिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि हम एक सेमी सर्कुलर वायर ड्रा करते हैं। हमारे पास सेमी सर्कुलर वायर किस तरह से होगी, जिसका रेडियस हमने ए लेना है। ए रेडियस है हमारे पास और सेमी सर्कुलर वायर है, तो इसके लिए हम इसकी डायग्राम ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास इसका सेंटर ओ है। तो सेंटर से हमारे पास यहाँ तक का जो डिस्टेंस है पॉइंट तक का, तो ये हमारे पास ए है, क्योंकि उसने कहा है रेडियस क्या होता है सेंटर से लेके किसी भी सर्कल के पॉइंट का। तो ये हमारे पास सेमी सर्कल थी, तो ये हमारे पास ए होगा। अगर बात की जाए तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, हॉरिजेंटल हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है वाई एक्सिस है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे अगर हम एलिमेंट ड्रा करें तो हमारे पास कुछ इस टाइप का होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला पोर्शन है हमारे पास, तो इस पर अगर लाइन ड्रा करें तो यहाँ पे हमारे पास दो लाइंस आएंगी। एक लाइन हमारे पास इस तरह से आएगी, एक लाइन हमारे पास इस तरह से आएगी। टोटल जो एंगल है हमारे पास बेसिकली वो फर्स्ट लाइन का जो है वो थीटा है, यहाँ पे हमारे पास थीटा है, और ये हमारे पास डी थीटा होगा, और ये हमारे पास डी एस इसकी वैल्यू होगी। अगर आपने एफएससी का चैप्टर नंबर 9 पढ़ा है तो उसमें एक फेमस फार्मूला हम यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। वो हमारे पास क्या होता है L=r थीटा। तो वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, क्योंकि जो इसकी लेंथ है हमने क्या ली है डी एस, मैंने इसकी लेंथ ली है डी एस, मैंने इसकी लेंथ ली है। तो L की जगह पे डी एस पुट कर दें। आर रेडियस हमारा क्या है ए है, ये आपको यहाँ से नज़र आ रहा है, और थीटा आपका क्या है डी थीटा है। एंगल जो है वो डी थीटा है। इसका मैंने इस एलिमेंट की लेंथ मैंने डी एस ली है और एंगल जो है वो डी थीटा लिया है। तो दोनों वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी हैं तीनों, एल लेंथ की वैल्यू भी, रेडियस भी और एंगल भी। तो ये हमारे पास डी एस = a थीटा आ गई। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, जिसको मैं सी के लिए सी लिखूँगा कि C हमारे पास किसके इक्वल होता है इंटेग्रल 0 to π वाई डी एस डिवाइडेड बाय इंटेग्रल डी एस। ये हमारे पास इंटेग्रल डी एस बेसिकली सरकमफ्रेंस होता है, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस को कहते हैं हम। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिसकी डिटेल मैंने प्रोवाइड की हुई है कि ये फार्मूला कैसे आता है, इसमें वैल्यूज़ का क्या रिलेशन होता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको डिटेल देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जस्ट इसकी वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ से y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू के लिए अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दूँ तो हमारे पास, क्योंकि रेडियस की जो वैल्यू है a है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी a साइन थीटा। वर्टिकल में साइन थीटा आता है, बेस के अंदर हमारे पास a कॉस थीटा आना था, तो हमें ये चाहिए। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी a साइन थीटा। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दें, तो 0 to π a साइन थीटा, और डी एस की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें। डी एस की वैल्यू हमारे पास क्या है a डी थीटा डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस के लिए हम टोटल का हमारे पास सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2π a होता है, 2π r होता है। r की जगह यहाँ पे क्योंकि a है और ये सेमी सर्कल का है तो ये हाफ होगा, तो इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। वैसे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारे पास 2π r होता है। तो रेडियस हमारा a है, तो मैंने r की जगह पे a पुट कर दिया। बेसिकली इस क्वेश्चन में जो आपका r है वो a है, जो आपका l है वो ds है, और थीटा आपका जो है वो d थीटा है। तो यहाँ से 2 2 से कैंसिल हो जाएगा।
तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्केयर आ जाएगा, ए स्केयर यहाँ से बाहर आ जाएगा और नीचे क्या है पाई ए। तो हमारे पास साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास माइनस कॉस, तो माइनस बाई लगा दिए कॉस थीटा, अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट ज़ीरो है। तो ये हमारे पास आ जाएगी माइनस, यहाँ से एक ए कैंसिल हो जाएगा तो माइनस ए ओवर पाई, अपर लिमिट पुट करेंगे पाई तो कॉस पाई माइनस कॉस ज़ीरो, कॉस पाई हमारे पास -1 होता है, कॉस ज़ीरो भी 1 होता है, तो -1 -2 आ जाएगा, तो माइनस ए ओवर पाई -1 ये हमारे पास -2 हो जाएगा, -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस 2a ओवर पाई। तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने बता दिया था कि इसका आंसर आपको ज़बानी याद होना चाहिए। ये अक्सर जो है MCQs आया हुआ है, 2017 के अंदर भी है, वहाँ पे भी इसको मैंने डिटेल डिस्कस किया था। तो अगर किसी ने 2017 की वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्लेलिस्ट का दिया हुआ है, जहाँ पे आपको 2017 और 2011 की वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लें। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 2 पाई ओवर ए, 2a ओवर पाई, तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। बी भी यहाँ पे रॉन्ग है, सी भी यहाँ पे रॉन्ग है, डी भी। तो मैंने आपको डिटेल से बता दी कि ये हम किस तरह से फाइंड करते हैं, इस फार्मूले की यूज़ करते हुए हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर रेडियस ए की जगह पे आर होता तो यहाँ पे 2r ओवर पाई हमारे पास आंसर आ जाना था। तो आज की वीडियो के अंदर MCQs 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं MCQs 10 की तरफ। MCQs में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर आप देखें तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का 2011 के पेपर में भी आया हुआ है, 2015 के पेपर में भी है, 2017 के पेपर में भी है, तो पॉसिबल है कि 2020 के पेपर में भी आ सकता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट है विच साइड ए बी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेट पासिंग थ्रू वर्टिक्स इज़। तो ये आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। मैंने 2017 के पेपर में कंप्लीट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट रेक्टेंगुलर का भी स्केयर का भी डिफरेंट चीज़ों का बताया हुआ है, वहाँ से आप देख लें। लेकिन आज आपको मैं इसका कैलकुलेट करना भी सिखा देता हूँ कि ये हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। वैसे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, जो 5 हमारे पास मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया होते हैं तो उनको ज़बानी याद कर लें। इनकी डेरिवेशन मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से इसको ड्राइव किया जाता है। तो हमारे पास क्योंकि साइड्स 2 हैं ए बी, तो हमारे पास प्लेन हम ड्रा कर लेते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस में। तो हमारे पास कुछ इस तरह से प्लेन होगी, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जी है यहाँ पे। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर है तो यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर एक ड्रा कर लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास रेक्टेंगुलर में आपको पता है जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। स्केयर में फोर साइड जो है वो इक्वल होती हैं, रेक्टेंगुलर में अपोजिट साइड जो इक्वल होती हैं, और एंगल इसमें 90 डिग्री बनता है। जबकि पैरेललोग्राम में कंडीशन यही होती हैं, लेकिन वहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होता। उसने कहा कि इनकी साइड जो है वो ए बी है, तो यहाँ पे यहाँ तक हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो ए है, इसकी वैल्यू हमारे पास बी है। तो लेंथ हमने ए ले ली है, विड्थ हमने बी ले ली है। तो हमने बेसिकली इस पोर्शन को डिस्कस करना है। तो ये हम यहाँ पे एक प्लेट ड्रा कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी डी वाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बी है और ये हमारे पास ए था। अगर आप इसको सिंपल देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। कंडीशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास y जो है वो 0 होगा, यहाँ पे y हमारे पास क्या होगा b होगा। तो मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया के लिए हमारे पास फार्मूला है, वहाँ पे डेल हमें चाहिए। तो डेल हमारे पास किसके इक्वल होता है, डेल का फार्मूला हमें ज़बानी पता होना चाहिए। तो डेल हमारे पास होता है dm ओवर इसकी लेंथ की साइड हमारे पास e है डॉट dy। तो ये हमने b की जगह पे dy यूज़ करना है, dm ओवर a डॉट dy। तो इसमें बेसिकली हम i x x i x y i y y इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास कैलकुलस उसका चैप्टर नंबर 5, वहाँ पे भी ये आपको मिल जाएगा कि मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया हम किस तरह से बेसिकली फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। हमारे पास फार्मूला है i x x
हमारे पास इज इक्वल टू होता है इंटेग्रल वाई डी एक्स। तो इस फार्मूले में हम वैल्यू यूज़ करते हैं। तो हमारे पास क्योंकि लेंथ और ट्राइंगल है, ट्राइंगल में हमारे पास वाई स्केयर आ जाएगा, तो आई एक्स एक्स हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल वाई स्केयर, और डी एक्स की जगह पे हमने डी एम यूज़ करना है। डी एक्स की जगह पे हमने क्या यूज़ करना है, डी एम। और डी एम की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, डी एम की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लें तो डी एम हमारे पास निकलेगा डेल ए डी वाई, ए डेल ए रो डी वाई। तो यहाँ पे ए रो डी वाई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो इंटेग्रल वाई स्केयर ए रो डी वाई। तो ए रो हमारे पास यहाँ पे बाहर आ जाएगा, रो ए। तो यहाँ पे वाई स्केयर है तो वाई की इंटीग्रेशन वाई क्यूब ओवर 3। तो यहाँ पे क्योंकि बेसिकली हमारे पास ए टू बी है, तो लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, ए टू बी आ जाएगी हमारे पास। इसके लिए हम 0 टू बी यूज़ करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे y की जगह पे b आ जाएगा, डेल ए बी क्यूब ओवर 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम डेल की वैल्यू पुट करें, रो की सॉरी वैल्यू पुट करें, तो हमारे पास ए बी क्यूब ओवर 3, तो रो की वैल्यू हमारे पास होती है m ओवर ए बी। m ओवर ए बी, ए से कैंसिल हो जाएगा, बी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बी स्केयर m ओवर 3 यानी 1/3 बी स्केयर m। हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर आई एक्स एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो अगर आप देखें तो 1/3 बी स्केयर, हमने क्या फाइंड करना है, हमने बेसिकली आई जी जी फाइंड करना है। हमें जो वैल्यू चाहिए वो आई जी जी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में था रेक्टेंगुलर प्लेट विद साइड ए बी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू, यानी इस एक्सिस के परपेंडिकुलर थ्रू वर्टिक्स हमने लेना था, तो हमें आई जी जी की वैल्यू चाहिए। तो अभी हमने आई एक्स एक्स की वैल्यू निकाली है, अभी हमने आई वाई वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास एक फेमस रिजल्ट है कि आई जी जी हमारे पास किसके इक्वल होता है, आई जी जी हमारे पास इजिकल टू होता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी आई एक्स एक्स की वैल्यू आई है, तो ऑप्शन बी तो हमारे पास नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे रॉन्ग होगा। इसी तरह से आई वाई वाई आप फाइंड करें, तो आई वाई वाई में क्या होगा, सिंपल फ़र्क क्या होगा, जो लिमिट है वो ए टू 0 आ जाएगी, यानी सिंपल बी की जगह पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आई वाई वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1/3 ए स्केयर एम, यानी बी की जगह पे क्या चेंज होगी, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर है तो वो y हमारे पास x के परपेंडिकुलर है, तो x हमारे पास क्या है, a आ जाएगा, और दूसरा हमारे पास b आया था। दोनों को ऐड कर लें तो 1/3 एम ए स्केयर प्लस 1/3 एम बी स्केयर। तो इन दोनों में से हमारे पास 1/3 m जो है वो कॉमन है, तो हमारे पास इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन भी रॉन्ग है, क्योंकि ए ऑप्शन तो ए आई वाई वाई का है। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो प्लस के साथ डी ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट होगा कि 1/3 एम ए स्केयर प्लस बी स्केयर। सी भी यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो MCQ नंबर 10 इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो डी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड की जाए। अगर किसी को 2017 और 2017 और 11 के सलूशन चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दे, उसको इंशाल्लाह हम सलूशन कंप्लीट प्रोवाइड करेंगे। और अभी तक जिसने मैथ प्रॉब्लम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट हम मूव करते हैं MCQs 11 की तरफ। MCQs में एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सेट हैज़ एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ। तो ये हमारे पास एक फेमस स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ हुई है, इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। तो ये वैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, तो ये ABC के लिए मैं आपको बताऊँगा। पास ABC ऑप्शन में अगर देखें तो एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सेट हैज़ एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट की जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो बल्ज़ानो वेस्टरेस थ्योरम, जो कि B ऑप्शन है हमारे पास। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ, ये हमारे पास B ऑप्शन की स्टेटमेंट है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन ए में है बोरल थ्योरम, ये क्या होता है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
और साथ में हम कैंट्रॉस इंटरसेक्शन थ्योरम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है। तो इन दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर बनता है उसकी स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं, क्योंकि पेपर में कोई भी पूछा जा सकता है। ये 2015 में पूछा गया था, तो 2020 के अंदर आपसे कोई भी थ्योरम्स की स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। तो हम ए और सी ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ए के अंदर हमारे पास हैंडबॉल थ्योरम की स्टेटमेंट हम देख लेते हैं कि इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी। इसकी स्टेटमेंट है कि एवरी क्लोज एंड बॉन्डेड सबसेट ऑफ आर इज कंपैक्ट। इसकी स्टेटमेंट जो है वो आपके सामने कि एवरी क्लोज एंड बॉन्डेड सबसेट ऑफ आर इज कंपैक्ट। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन की स्टेटमेंट है। सेंट्रोइड्स इंटरसेक्शन हमें क्या करता है, सी ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, इसमें बेसिकली हमारे पास क्लोज भी होता है, बॉन्डेड भी होता है, और इसमें जो ऑर्डर लिया जाता है वो डिक्रीजिंग लिया जाता है। इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात की जाती है कि आ डिक्रीजिंग, इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास आ डिक्रीजिंग नेस्टेड सीक्वेंस। तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस या इंक्रीजिंग सीक्वेंस या सीक्वेंस या सीरीज़ क्या है, इससे रिलेटेड वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप वहाँ पे भी जाके इससे रिलेटेड चैनल पे ये वीडियो प्रोवाइड की गई है आपको, सीरीज और सीक्वेंस। तो उस वीडियो को आप देख लें तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सीक्वेंस ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज्ड एंड बॉन्डेड सबसेट ऑफ R has non-empty इंटरसेक्शन। तो इसकी स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है कि कोई भी डिक्रीजिंग नेस्टेड सीक्वेंस के अंदर नॉन एम्प्टी क्लोज बॉन्डेड सबसेट ऑफ R हम लें तो वो हमारे पास इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी देगा। तो ये इसकी स्टेटमेंट है। जैसा कि अगर हम बात करें, हम एक सीक्वेंस डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके साथ। इसकी एग्जांपल के अंदर हम ले लेते हैं 9 8 7 6 अप टू सोन। तो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है तो उसको हम A1 का नाम दे सकते हैं। ये हमारे पास सेकंड है, इसको A2 का नाम दे सकते हैं। ये A3 होगी, ये इसकी फोर्थ वैल्यू होगी सीक्वेंस की। और ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीज़ हो रही है। इंक्रीजिंग होती है कम से ज़्यादा की तरफ, जबकि ज़्यादा से कम अगर आप जाते हैं तो डिक्रीजिंग होता है हमारे पास। तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है हमारे पास। तो इसमें अगर आप बिहेवियर चेक करें तो इसका बिहेवियर कुछ इस तरह से है कि जो हर वैल्यू है वो नेक्स्ट वैल्यू से क्या है, ग्रेटर है। जैसे A1 अगर आप चेक करें तो वो ग्रेटर है A2 से। कैसे कि जो आपका 9 है वो ग्रेटर देन है 8 से। इसी तरह से आप चेक करें कि A2 जो है वो ग्रेटर देन है A3 से। क्यों? क्योंकि आपका जो 8 नंबर है वो ग्रेटर देन है 7 से। तो इसी तरह से अगर हम इसका फार्मूला बनाएं तो ये हमारे पास AN जो है वो ग्रेटर देन होगा AN+1 के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें N1 पुट करें तो 1 1 + 1 2, इस ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी। तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग नेस्टेड सीक्वेंस की nth फॉर्म, हम इसको nth टर्म इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, यानी इसकी कंडीशन जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारे MCQ 11 का जो करेक्ट आंसर था वो B था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं MCQ 12 की तरफ। MCQs को डिस्कस करने से पहले अभी तक जिसने मैथ प्रॉब्लम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करें। क्योंकि PPSC एग्ज़ाम मैथ लेक्चर के लिए टाइम कम है, तो कम टाइम के अंदर आपकी अच्छी तैयारी हो जाए, आपके कंसेप्ट आ जाएँ। क्योंकि हमें अगर MCQs तैयार करने हैं तो हमने कंसेप्ट भी आने चाहिए, ट्रिक्स भी आने चाहिए। और उसके लिए कुछ MCQs ऐसे होते हैं जिसमें हमें लग रहा होता है कि इसका आंसर A भी ठीक है, B भी ठीक है, C भी ठीक है। तो आप कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ डेफिनेशंस, थ्योरम को यूज़ करते हुए, एग्जांपल को यूज़ करते हुए अपना करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकें। उसके लिए मैं आपको बताता भी रहता हूँ, ट्रिक्स के बारे में बताता हूँ, डिफरेंट चीज़ों को भी डिस्कस करता हूँ। जैसे ये MCQs अगर देखें
तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि जी बार ओवर जी का मतलब होता है कि हमारे पास कॉन्जुगेट लिया हुआ है, जी हमारे पास कम्प्लेक्स है, तो देखते हैं तो एयोटा आया तो ए ऑप्शन हमारे पास लगा देते हैं, जबकि इसका ए ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। आपको यहाँ से बता दूँ, स्टूडेंट क्या करते हैं कि जी हमारे पास क्योंकि कम्प्लेक्स है, रियल और इमेजिनरी है, तो रियल और इमेजिनरी में हमारे पास एयोटा आ रहा है तो ए ऑप्शन को लगा देते हैं, जो कि हमारे पास रॉन्ग है। तो शुरू से बता दूँ कि इसका ए आंसर तो आ नहीं सकता। तो इस MCQs को हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे हम। बेसिकली हमने सॉल्व करना है लिमिट z अप्रोचेस टू ज़ीरो जी बार ओवर जी। अगर हम देखें तो z हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर किस तरह से होते हैं, a प्लस बी एयोटा। तो अगर इसका बाहर निकाला जाए तो हमारे पास a माइनस बी एयोटा, यानी एयोटा का साइन चेंज कर दे तो बाहर आ जाता है, जिसको हम कॉन्जुगेट भी कहते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट होता है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। हम एक प्लेन ड्रा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लेन इस तरह से है, ये हमारे पास प्लेन है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स प्राइम है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई प्राइम है हमारे पास, ये हमारा ओरिजिन है। तो z अप्रोच 0 0 है हमारे पास, यहाँ पे z जो है वो 0 0 को अप्रोच कर रहा है। तो z में मैंने क्या लिया, पॉइंट ए बी। तो इसको हम कह सकते हैं कि अगर आपका z 0 को अप्रोच करता है तो इट्स मीन इसके अंदर जो आपका a कोमा बी पॉइंट है वो भी किसको अप्रोच करेगा, वो 0 कोमा 0 को अप्रोच करेगा। तो फॉर एग्जांपल 0 जो है हमारे पास यहाँ पे ओरिजिन पे होगा। तो इसके लिए आज से हमने देखना है। तो इसको फाइंड करने के हमारे पास डिफरेंट वे है, यानी 0 0 की अप्रोच हम यहाँ से भी कर सकते हैं, एक्स एक्सिस से भी, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी 0 को अप्रोच करवाया जा सकता है, यहाँ से भी। अगर मैं रियल लाइन की बात करूँ तो ये मेरे पास रियल लाइन है, बेसिकली एक्स एक्सिस की लाइन जो है हमारे पास ये रियल लाइन है। तो रियल लाइन की बात करूँ तो इसको हम यहाँ से भी अप्रोच कर सकते हैं, एक्स एक्सिस से भी और एक्स प्राइम एक्सिस से भी। तो रियल लाइन के मुताबिक हमारे पास रियल लाइन को हम यूज़ करके इसका रिजल्ट फाइंड करते हैं। तो अगर ये हमारे पास रियल लाइन हो तो रियल लाइन का मतलब है कि इसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो ज़ीरो होगा। इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। अगर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो होता है, फॉर एग्जांपल रियल लाइन है, तो इसका मतलब है कि बी आपका क्या होगा, वो ज़ीरो होगा, क्योंकि इमेजिनरी के साथ जो एयोटा के साथ कोफिशिएंट आ रहा है वो बी है। तो बी हमारे पास ज़ीरो है। तो इसके लिए आज से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, लिमिट जी की जगह पे हमने क्या यूज़ करना है, ए कोमा बी अप्रोच टू 0 0 और जी बार ओवर जी बार की वैल्यू हमारे पास क्या थी, चले नेक्स्ट पुट कर देते हैं हम। जी बार की वैल्यू हम पुट करते हैं, जी बार की वैल्यू हमारे पास है ए माइनस बी एयोटा और जी की वैल्यू हमारे पास है ए प्लस बी एयोटा। तो रियल लाइन के मुताबिक हमारी कंडीशन जो है वो बी ज़ीरो है। तो यहाँ पे बी ज़ीरो पुट कर दें, बी ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे एयोटा टर्म ख़त्म हो जाएगी, हमारे पास ए ओवर ए हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 1 जब हम लेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पे मैं रिजल्ट यूज़ कर देता हूँ, ये हमारे पास 1 होगा। यानी हमारे पास ये 1 कैसे आएगा, अगर लिमिट, क्योंकि b की जगह पे हमने 0 यूज़ करना है, तो फिर लिमिट ऐसे आएगी a कोमा 0 अप्रोच टू 0 0 a ओवर a। तो a ओवर a हमारा 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने b की जगह पे 0 ले लिया, यहाँ पे b की जगह पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरह से अगर हम इसको अप्रोच करते हैं इस साइड से, रियल को 0 ले लें। फॉर एग्जांपल ये रियल थी और इमेजिनरी भी है, क्योंकि अब a इज इक्वल टू 0 के लिए हम इसको डिस्कस करें तो a इज इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा हमारे पास, a इज इक्वल टू 0 के लिए अगर हम रिजल्ट यूज़ करेंगे तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, लिमिट a की जगह पे 0 पुट करना है तो 0 कोमा b आ जाएगा, अप्रोच करेगा 0 0 को। हमने a की जगह पे 0 पुट करना है तो हमारे पास बचेगा b एयोटा ओवर माइनस b एयोटा इजिकल टू बी एयोटा से कैंसिल हो जाएगा तो -1। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अगर हम रियल को अप्रोच करते हैं तो हमारे पास आंसर आया है 1, अगर हम इमेजिनरी को अप्रोच करते हैं तो हमारे पास -1। तो लिमिट की डेफिनेशन तो यही कहती है कि हमारे पास लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, अगर लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट हमारे पास क्या आ जाए, सेम आ जाए।
तो ये मैंने देखे यहाँ से लेफ़्ट लिमिट ली थी, यहाँ से राइट लिमिट ली थी, तो दोनों केसेस के अंदर हमारे पास आंसर जो है वो +1 और -1 आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, जबकि लिमिट की डेफिनेशन के मुताबिक ये सेम आना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी, कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, डज़ नॉट एग्जिस्ट। इसमें लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो बी और डी ऑप्शन भी हमारे पास रॉन्ग होगा। क्योंकि अगर आप किसी भी फंक्शन के ऊपर या कोई भी फंक्शन आपको गिवन है लिमिट अप्लाई करते हैं, तो लिमिट के केसेस के अंदर आपकी लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट सेम आएगी, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इसका एक ही आंसर आएगा, तो दो आंसर नहीं आ सकते। तो यहाँ पे डज़ नॉट एग्जिस्ट लिमिट, आपका आंसर सी जो है वो करेक्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टाइम बहुत कम है, टाइम शॉर्ट है, और चैनल को अभी तक जिसने मैथ प्रॉब्लम गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।